हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो भाई आपको पता है कि हम लोग जो क्वेश्चन है अभी एसएससी प्रीवियस ईयर, एसएससी खास तौर पे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसका प्रीवियस ईयर पिछले 25 सालों का वो कवर कर चुके हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुके हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। ठीक है, ये इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग CHSL, CGL, MTS, CPO ऐसे जितने भी एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है सारे का प्रीवियस ईयर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 ये है। इसके पहले हम लोग 2020 का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। फिर 2019 कर रहे हैं। 2019 का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ जो कि MTS का है। ठीक है, 2019 में MTS में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग कवर करेंगे SSC MTS 2019। यहाँ पे देखो एग्जाम डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए 2019 में MTS में फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आया था सारे को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में जल्दी से। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस सिद्धांत के लिए भाई आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत या ब्राउनी गति का सिद्धांत? आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पता होगा भाई कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई कि निम्नलिखित में किस्म की मात्रा SI इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है। ठीक है, किसका इकाई जो है ब्लेज पास्कल जो कि एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। ऊर्जा की है, दाब की है, शक्ति की है, काज की है? तो मेरे भाई दाब की है। दाब का इकाई ही पास्कल होता है। ठीक है, दाब का यूनिट है वो पास्कल होता है, जबकि ऊर्जा का क्या होता है? जूल। शक्ति का आपका जो वाट होता है, काज का भी जूल होता है। तो जो यहाँ पे दाब है इसका मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ के आविष्कार से है? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने केस्कोग्राफ को आविष्कार किए थे? तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो थे वो केस्कोग्राफ को आविष्कार किए थे, केस्कोग्राफ के आविष्कारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का यूनिट। लेंस की शक्ति का यूनिट क्या है? तो पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता है वहाँ पे डिस्कस किए थे कि लेंस की जो शक्ति होती है उसे हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। उसे क्या मापते हैं? डायोप्टर से। ठीक है, इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। f है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। शर्त ये है कि फोकस दूरी होनी चाहिए मीटर में। अगर मीटर में नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ऊपर 100 करना पड़ेगा, नीचे f करना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा 100/f, जब f क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, यदि आप पहला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पे डाल देंगे, 1 और 2 दोनों देख लीजिए ताकि एक पूरा सीरीज बना रहे। ठीक है, ताकि आप कभी भी SSC का एग्जाम देने बैठे जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चन फिजिक्स से ना छूटे। आगे चलते हैं हम लोग। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये लगभग हर दिन आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा, हर वीडियो में ये क्वेश्चन आया है, यानी कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑटो हैंड, अल्फ्रेड नोबेल, मैरी क्यूरी या फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर? कौन थे? तो देख भाई, डायनामाइट का आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके सम्मान के लिए लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत इन्हीं के नाम से हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच की कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो निर्मित छवि का आकार क्या होगा? देखो, जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे तो इसका आकार जो होगा बढ़ा हुआ आकार होगा। ठीक है, ये बढ़ा हुआ आकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो आप बताते हैं ये होता है अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब तारे बहुत दूर होती है, इससे आने वाली प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों से होकर आती है, जिस कारण से वो हर माध्यम में क्या होती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस कारण से जो हमें तारे टिमटिमाते हुआ प्रतीत होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे उष्मागति थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किसे कहा जाता है? चार्ल्स का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, बॉयल का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो यहाँ पे होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम को ही हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट आपका है फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? देखिए इसके लिए 3 उंगली लेते हैं, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। जो मध्यमा होती है वो आपको विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, जबकि जो तर्जनी है ये जो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, F बटा F, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, इसको ध्यान में रखना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जब एक धातु दूसरे धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि वे क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? तो भाई वो होते हैं ध्वनायत्मक। ठीक है, जिस कारण से टकराने पर आपस में क्या साउंड आपको उत्पन्न होगी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? वेग, कार्य, त्वरण, बल। तो देख लो, वेग, त्वरण और बल ये तीनों सदिश राशि है, ये तीनों सदिश राशि है। जो कार्य है ये सदिश राशि नहीं है। सिंपल सी बात है, वो भौतिक राशि है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जो इसके पास दिशा निश्चित नहीं होता है, वो एक अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, धारा को छोड़कर धारा के पास दिशा होता है, फिर भी वो सदिश नहीं होता है। नेक्स्ट है तो मीन माता अभिसमय पर के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए। किससे मुद्दे पर निपटने हस्ताक्षर किए गए? तो पारा, वो क्या है? पारा। ठीक है, मीन माता अभिसमय पर पारा के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया। तो इसका आंसर होगा पारा। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? क्वेसिटी, एम्पलीट्यूड, लैब लेंथ, नेचर उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्वनि जो वेव होता है, जो साउंड वेव, उसकी जो विशेषता वो नेचर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। देखिए जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बने पदार्थ की अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन संघनन। ठीक है, ठोस आइंस्टाइन संघनन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बताइए, संवेग की एसआई मात्रक क्या है? संवेग की एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का केजी, वेग का होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको डायमेंशन पता है तो इसका डायमेंशन जरूर बताइएगा, इसका डायमेंशन जरूर बताइएगा, और मेरे ख्याल से इसकी सहायता से आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में करके। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि एसआई इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है? कौन सा है जो कि सही रूप से मेल खाता है? बल का न्यूटन एकदम करेक्ट है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। प्रति हेनरी, शक्ति किलोग्राम, धारिता ओम, बिल्कुल नहीं, बल का न्यूटन फर्स्ट में ही मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किसे मापने के लिए किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्थल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए? सूर्य विकिरण मापी या परिदर्शी
परिदर्शी जिसे कहते हैं पेरियोस्कोप, वायुदाब हाइपसोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की सहायता से जो पनडुब्बी के अंदर जो भी होती है, वो जो होते हैं मौजूद, वो ऊपर की चीज़ों को देख पाते हैं। हाँ जी बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? तो हम पहले बता चुके हैं कि ऊर्जा का एसआई यूनिट है जूल। ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। आपका पास्कल किसका है मात्रक जी? पास्कल है दाब का, ठीक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। आगे देखो, भौतिकी में हबल नियतांक, हबल जो कांस्टेंट है वो क्या है? हबल कांस्टेंट क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की गति है क्या? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की कुल ऊर्जा है, रिक्त स्थान में जो परमिटिविटी है वो है, या तो फिर माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। तो हबल जो कांस्टेंट है वो ये एक यूनिट है जो कि ब्रह्मांड के विस्तार को व्याख्या करती है। नेक्स्ट, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन अपने परावर्तन का पता लगाते हैं? वो कौन सा तरंग उत्पन्न करते हैं? यानी कि चमगादड़ जो है वो देखने के लिए, कोई चीज़ को कहीं पे चलने के लिए कौन सा तरंग का उत्पत्ति करते हैं? तो ये होती है अप्राश्रव तरंगे। प्राश्रव तरंगे। आपको नीचे एक और क्वेश्चन बताना है कि कितना रेंज, कितनी आवृत्ति की जो तरंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। कितनी आवृत्ति से ऊपर की जो तरंगे होगी जिसे हम बोलेंगे प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा अगर पता है तब, ठीक है। अगर नहीं पता है तो तब पर भी कमेंट सेक्शन जाइए, कोई ना कोई आंसर कर ही देगा। जो जिसका भी सही आंसर रहेगा उसको हम हट देंगे, जिससे आप समझ जाइएगा कि ये आंसर सही है। आगे देखो, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास की ध्वनि एकत्रित करता है? कौन सा भाग है? पिन्ना, कोकलिया, हैमर या एनविल? तो पिन्ना एक भाग है कान का, वो आसपास का जो साउंड है उसको एक आपको ऑब्जर्व करता है, एकत्रित करता है, एक जगह लाके रखता है। चलिए देखिए, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है किस चाल से चल रही है? उसे कहा जाता है किस चाल से? मैक की गति, प्राध्वनिक गति, अवध्वनिक गति या ध्वनिक गति? तो इसका होता है प्राध्वनिक गति। जब कोई साउंड का स्पीड से गति ज़्यादा करता है तो उसे बोलते हैं प्राध्वनिक गति, ठीक है। मैक जो गति है, मैक एक साउंड के बराबर होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्राध्वनिक गति होगा। आगे देखो, रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण है जो कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल हर केस में प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा। तो बचा क्या? अवतल। अवतल जो है वो प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, ठीक है। तो आंसर होगा अवतल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? गति, दीर्घवृत्त, हाइमरोनीज या समान क्षेत्र यानी इक्वल एरियाज? किस क्षेत्र में आता है? तो इसका होता है एल्प्स, ठीक है। एल्पिस दीर्घवृत्त। केपलर का जो प्रथम नियम है वो दीर्घवृत्त के नियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जिन्हें मिला नोबेल के क्षेत्र में पुरस्कार? कौन सा नोबेल पुरस्कार? तो ये थे रॉन्टजन, ठीक, ये थे रॉन्टजन। आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि रॉन्टजन किसका आविष्कार किए थे? किसकी खोज रॉन्टजन किए थे? आपको बताना है किसका खोज जो है रॉन्टजन के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी तरल माध्यम, गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो मेरे भाई ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज अपने सिद्धांत में यही बताते हैं कि जब कोई वस्तु को किसी गैस या द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। वह जो कमी है उसके द्वारा हटाए गए गैस या द्रव के दाब के बराबर होते हैं। बल जो गैस या दाब के जो भार होता है उसका बराबर होता है। ये जो बातें हैं ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही कही गई है। तो ये भाई आंसर डी रहेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। हमेशा आभासी और सीधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव का विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, हेनरी का नियम या न्यूटन का नियम? तो भाई ये है हेनरी का नियम, ठीक है मेरे भाई, ये है हेनरी का नियम। आप एक बार पॉज करके देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है।
जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सारा क्वेश्चन को समझना है, आराम से देखना है ताकि लंबे समय तक याद रह सके। नेक्स्ट देखते हैं, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो भाई सोलेनॉइड है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब सोलेनॉइड कोई होता है तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो एक समान होती है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पर समान होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पर समान होते हैं? तो भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे समान होते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है -40 डिग्री पे समान होते हैं। आपको अगर वीडियो पहला पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें बताए थे कि डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट बदलना, डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलना, सारा उसमें हम सिखा चुके हैं। ठीक है, आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो भाई ये है अंत इस वीडियो का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे अगला जो पार्ट है, अब 2019 का जितना भी क्वेश्चन है सारा कवर कर चुके हैं। 2019 का सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, चाहे MTS हो, CHS हो, CGL हो, सारा कवर कर चुके हैं SSC का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 2018 से शुरू करेंगे। ठीक है, 18 के नीचे जाएंगे हम लोग। 2020 कवर कर चुके हैं, 2019 कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2018 को कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।